हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार आज से हम चालू करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर। तो क्लास 10th के पहले चैप्टर से चालू करते हैं जिसका नाम है रियल नंबर। क्या? रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के टॉपिक्स चालू करने से पहले मैं तुम्हें क्लास 9th के कुछ बेसिक्स पढ़ाना चाहता हूं, जो कि एक बार रिकेप हो जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि अधिकतर क्लास 9th में बच्चे पढ़ते नहीं है, बोलते हैं कि हम पढ़ेंगे केवल बोर्ड्स में। तो हम उन बच्चों का भी ख्याल रखते हुए क्लास 9th के कुछ बेसिक्स बता देते हैं। तो 5-10 मिनट में बेसिक्स कंप्लीट करते हैं, उसके बाद कूदते हैं रियल नंबर के पहले टॉपिक पे। तो आओ बेसिक स्टार्ट कर। हाँ दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, एक ऐसी लाइन जहां पे नंबर्स हो। ठीक है, तो एक ऐसी लाइन जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सके उसको कहते हैं नंबर लाइन। अब नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो नंबर्स की वैल्यू बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो, अभी क्या है -4, लेफ्ट टू राइट गए -3, तो -4 क्या होता है? -3 से छोटा। -3 अब है ना -2, तो -3 क्या होता है? -2 से छोटा। अब -2 के आगे गए -1, -2 होता है -1 से छोटा। अब है -1 से गए 0, -1 है 0 से छोटा। अब 0 के आगे गए 1, तो 1 0 है 1 से छोटा। 1 के आगे गए 2, 1 है 2 से छोटा। तो एक ऐसी लाइन जहां पे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, और कैसे रिप्रेजेंट करें? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट। तो उस लाइन को क्या कहेंगे? नंबर लाइन। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़े। हाँ दोस्तों, अगले टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। अब नेचुरल नंबर्स किन किन नंबर्स को कहते हैं, होल नंबर किन किन नंबर्स को कहते हैं, और इंटीजर्स किन किन नंबर को कहते हैं, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो नेचुरल नंबर में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर्स के अंदर आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सारी की सारी काउंटिंग। और कहां तक आएगी काउंटिंग? जहां तक तुम बोल सकते हो, जहां तक तुम बोल सकते हो, जहां तक तुम्हारे स्कूल वाले मास्टर जी बोल सकते हैं, और उन मास्टर जी की भी मास्टर जी बोल सकते हैं, और उन मास्टर के मास्टर के मास्टर के मास्टर के मास्टर जहां तक बोल सकते हैं। मतलब कि दुनिया का कोई भी इंसान जहां तक बोल सकता है वहां तक के नंबर्स। और वो कितने नंबर्स है भाई साहब? अनंत है। नंबर्स कभी खत्म होते जाएगी क्या? एक नंबर और लगा दो, 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 और लगा दो, और लगा दो, और लगा दो भाई साहब, और लगा दो, और लगा दो, और लगा दो। तो भाई साहब नंबर तो इनफाइनाइट है, अनंत है। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नेचुरल नंबर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो अनंत, जिसका कोई अंत ही ना हो। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहां तक हम जा सकते हैं। अगला टॉपिक है होल नंबर। होल नंबर को डिनोट करते हैं W से। अब भाई साहब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर बोले तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से स्टार्ट होते हैं, और स्टार्ट होने के बाद भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 1.5 1.56 1.57 ये सब नहीं आते। जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते हैं बचपन में, वो नंबर्स आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा इंटीजर। इंटीजर को डिनोट करते हैं Z से। अब इंटीजर में क्या है कि नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए। कौन से नेगेटिव नंबर्स? जैसे कि -5 -6 -7 -8 -9 -10 डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, डैश 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 माइनस इनफाइनाइट तक। और 0 भी इंक्लूड हो गया, 0। और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये हो गए मेरे इंटीजर्स। तो इंटीजर्स भी कितने होते हैं? देयर आर इनफाइनाइट इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं।
अब दो टॉपिक और बचे हैं, रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर, वो हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। नोट डाउन करो। हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पे p और q क्या हो गए? इंटीजर्स, और q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। उस नंबर्स को क्या कह सकते हैं हम? रैशनल नंबर। वापिस से सुन लो, ऐसे नंबर्स जहां पे हम उनको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर ये p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स, ठीक है, और जहां पे q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। उन नंबर्स को क्या कहेंगे हम? उन नंबर्स को कहेंगे हम रैशनल नंबर्स। तो यहां से तुम क्या करना, इसकी डेफिनेशन छाप लेना। मैं तुम्हें एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल्स देखे हम अगर, तो एग्जांपल्स में क्या बोलेंगे? 1/2, 1/3, 5/6। अब देखो, इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और 1 भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, सॉरी 1 भी इंटीजर है 2 भी इंटीजर है, तो p और q दोनों क्या हो गए? इंटीजर। और नीचे वाला q जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। 1/3 ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, मतलब रैशनल नंबर है। अगला 5/6, 5/6 में ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, मतलब रैशनल नंबर। 11/3 जहां पे ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों क्या है? इंटीजर है, और नीचे वाला जीरो नहीं है, मतलब ये रैशनल नंबर है। ऊपर वाला नीचे वाला इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है, मतलब रैशनल नंबर है। ऊपर वाला नीचे वाला इंटीजर, नीचे वाला जीरो नहीं है, मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई, इसको यहां से छाप लेना। अब हम देखते हैं इररेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर की डेफिनेशन में ज्यादा फर्क नहीं है, एक कैन की जगह कैनॉट आ जाएगा। कैसे? नंबर्स which cannot be represented in the form of p by q where p and q are integer and q is not equals to 0। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पे q क्या हो? जीरो नहीं हो, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम इररेशनल नंबर। एग्जाम्पल है √2, √3, √11, 1.011, 1.01, 001, 00001, 0000001, 00001 डैश 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 डैश। ठीक है, या फिर जितने भी रूट्स वाले हैं एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। मतलब तुम √4 को इररेशनल मत बोल देना, क्योंकि √4 का तो निकाला जा सकता है ना स्क्वायर √2, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको इररेशनल नहीं बोल सकते। ऐसे रूट जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब जो कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो, उनको कह सकते हैं इररेशनल नंबर। सकते क्या है, उनको कहते ही है इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इररेशनल नंबर की डेफिनेशन में केवल कैन की जगह कैनॉट आ जाएगा। मतलब ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जहां पे p और q इंटीजर हो और q जीरो ना हो, उन नंबर्स को क्या कहते हैं हम? इररेशनल नंबर। समझ में आ गया भाई साहब? ठीक है, तो एक बार छाप लो डेफिनेशन और एग्जांपल अच्छे से। हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा रियल नंबर। अब ये रियल नंबर कौन सी खेत की बला है भाई? रियल नंबर होता है रैशनल नंबर और इररेशनल नंबर को मिला के जो नंबर्स बनते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर। ठीक है भाई, रैशनल नंबर हमारे 1/2, 1/3, 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इनको मिला के प्लस जो हमारे रैशनल नंबर है √2, √3, √4, √5, इन सबको मिला के जो नंबर्स मिलते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आ गए भाई साहब? जिंदगी भर में अपनी ह्यूमन, मतलब जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट है या कोई से भी प्लैनेट पे इंसान प्रेजेंट है,
उन्होंने आज तक जो जो नंबर देखे हैं वो सारे नंबर्स कहलाते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब अगली चीज देखो कि हम नंबर लाइन पे सारी के सारे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए उस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसके अंदर तो हमने 1 2 3 4 तो चलो पुट कर दिया, अब 1.5 4.5 या 3.45 या 3.456 ये कहां पे रिप्रेजेंट करेंगे? तो भाई 1.5 हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 और 2 के बीच में, तो ये आ जाएगा 1.5। अब तुम बोलोगे चलो ठीक है 1.5 तो ठीक है, 1.4 कहां मेजर करोगे? 1.4 जस्ट 1.5 से पीछे आएगा तो 1.4। बोलोगे 3.46 तो 3.45 कहीं यहाँ पे आएगा और 3.46 उससे जस्ट थोड़ा पीछे, तो ये 3.46। मतलब कि इस दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है मैं उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसलिए इस नंबर लाइन को हम प्यार से रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? रियल नंबर लाइन। कोई डाउट भाई साहब? कोई डाउट नहीं? ये हो गए हमारे सारे के सारे बेसिक्स समाप्त। ये थे हमारे 9th क्लास के बेसिक्स जो मैंने तुम्हें रिवाइज करवा दिए। अब हम चालू करते हैं 10वीं क्लास का पहला टॉपिक यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर अपन बढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ। हाँ भाई, इस चैप्टर का पहला टॉपिक थ्योरम 1.1 क्या है? थ्योरम 1.1 यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या बोलता है? देखो भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहता है फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर हमें दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है a और b, देन देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r which satisfy the relation a equals to bq plus r, जहां पे r क्या है? 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। अब भाई साहब इस चीज को पढ़ के घंटा कुछ समझ में नहीं आता, मतलब सब बाउंसर जाता है, सब बाउंसर, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। तो अपन क्या करें जो पल्ले पड़ जाए? तो इसको मैं थोड़ा इजी भाषा में बोलता हूं। ठीक है, ये भाई साहब क्या कहना चाहते हैं कि अगर मेरे पास दो इंटीजर है a और b, क्या दो इंटीजर है a और b, और मैं क्या करता हूं? a को डिवाइड करता हूं b से, a को डिवाइड करता हूं b से, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब जब मैंने a को डिवाइड किया b से, तो मेरे पास यहां पे कुछ आएगा, उसको मैंने बोल दिया q। यहां पे कुछ आएगा, इसको क्या कहते हैं? कोशेंट। तो कोशेंट आया, लेट सपोज मेरा q, और डिवाइड करने के बाद मेरे पास कुछ रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ रिमाइंडर तो आएगा। तो उस रिमाइंडर को मैंने कह दिया r। ठीक है, क्या हुआ? मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर थे a और b, मैंने a को डिवाइड किया b से और मेरा क्वोशंट आया q और रिमाइंडर आया r। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं? a इक्वल्स टू bq प्लस r। अब भाई साहब ये कैसे लिखा मैंने a इक्वल्स टू bq प्लस r? क्योंकि डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब तुम बोलोगे भाई डिविडेंड इक्वल्स टू क्वोशंट, सॉरी डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर कैसे लिख लिया? ये कैसे लिख लिया भाई साहब? हैं, ये कैसे लिख लिया? मुझे तो पल्ले ही नहीं पड़ा भाई। तो देखो, डिवाइड करो 8 को डिवाइड करो 3 से, 8 को डिवाइड करो 3 से, तो 3 2 जा 6, बचा क्या? 2। क्या अब वो डिवाइड कर सकते? नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो मेरे पास मेरा डिविडेंड क्या है? डिविडेंड है मेरे पास 8, डिवाइजर क्या है मेरे पास 3, क्वोशंट क्या है मेरे पास 2, प्लस रिमाइंडर क्या है मेरे पास 2। तो क्या मैंने लिख लिया? डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस
रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। लिख लिया भाई साहब, मैंने बहुत आसानी से लिख लिया। ठीक है, तो क्या लिख लूंगा मैं, डिविडेंड क्या है मेरा a, तो a इक्वल्स टू डिवाइजर क्या है मेरा b, तो b, क्वोशिएंट क्या है मेरा q, तो q प्लस रिमाइंडर क्या आया मेरा r, तो r। तो a इक्वल्स टू bq प्लस r कैसे आया, समझ में आ गया। ये और कुछ नहीं है, ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे एक और चीज लिख रखी है कि r जो है, मतलब कि मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। मतलब मेरा जो रिमाइंडर है वो 0 से तो बड़ा आएगा लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अब ये क्यों होगा छोटा, देखो, अगर ये क्या है मेरा रिमाइंडर, अगर ये रिमाइंडर मेरा डिवाइजर से छोटा नहीं होता तो मैं इसको और डिवाइड कर देता। कैसे, लेट सपोज ये मेरे पास अगर 4 बचता तो मैं इसको 1 से और डिवाइड कर देता और 3 लिख देता, फिर मेरा रिमाइंडर क्या आता 1। हम डिवाइड करना कब छोड़ते हैं, जब हम डिवाइजर से कम पर पहुंच जाते, जब हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से कम हो जाता है तभी तो हम डिवाइड करना छोड़ते हैं। तो हमारा रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा आएगा। तो r क्या होगा, 0 से तो बड़ा होगा लेकिन b से छोटा होगा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या हो गई कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b, और अगर मैंने a को डिवाइड किया b से, तो मैं लिख सकता हूं a इक्वल्स टू bq प्लस r, जहां पे r जो है 0 से बड़ा आएगा और b से छोटा आएगा। कोई डाउट यहाँ पे? अगर कोई डाउट नहीं है तो ये सारा का सारा छाप लो एकदम मस्ती से। हाँ भाई, अगला टॉपिक है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ऐसी टेक्निक जिसकी मदद से हम दो पॉजिटिव इंटीजर a और b का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्निक जिसकी हेल्प से हम दो इंटीजर्स का HCF फाइंड कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये हो गई हमारी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, एक ऐसी टेक्निक जिससे हम दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बोलोगे भाई साहब ये HCF नाम की चीज क्या होती है? वैसे तो HCF और LCM हम सेकंड क्लास से ही पढ़ना चालू कर देते हैं, लेकिन कुछ नालायक बच्चे होते हैं जिनको मैथ से होती है नफरत, तो उनको HCF और LCM से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। भाई साहब वो चिल है लाइफ में, काय का HCF काय का LCM, हम चिल, हम मस्त आदमी। लेकिन भाई ये है मैथ्स विद गबरू, और मुझे पता है अधिकतर गबरू होते हैं मैथ्स में वीक, तो भाई उनको करना है हमें स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको करने पड़ेंगे बेसिक स्ट्रॉन्ग्स। तो हम तो HCF भी पढ़ेंगे और LCM भी पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो HCF की फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब दो नंबर्स हो गए, उन दोनों नंबर्स के हम फैक्टर कर देंगे और उन फैक्टर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा हमारा HCF। अब कुछ बंदे बोलेंगे भाई साहब ये फैक्टर क्या होता है? तो फैक्टर मतलब कि किसी भी नंबर को अगर हम तोड़ते हैं तो उसको कहते हैं फैक्टर्स करना। कैसे तोड़ते हैं वो मैं दिखाता हूं। जैसे अगर तुम्हें बोल दिया कि 36 और 52 का HCF फाइंड करो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करो, तो पहले तो 36 के फैक्टर्स करो और फिर 52 के फैक्टर्स करो। अब 32 के फैक्टर्स कैसे करोगे? देखो, एक ट्री मेथड है जिससे तुम फैक्टर्स कर सकते हो। तो सबसे पहले इसको किससे डिवाइड करो? इसको डिवाइड करो 2 से, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करो। 2 से डिवाइड किया तो क्या आया मेरे पास? 18। अब 18 वापस किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से डिवाइड वापस हो सकता है, तो करो डिवाइड। 2 से किया तो क्या है? 9। अब क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से बड़ा प्राइम नंबर है 3।
तो 3 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो अपन ने इसको ब्रेक कर दिया, इसके फैक्टर्स कर लिए। अब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ भाई साहब, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, 52 को करो 2 इंटू 26, 26 को क्या करोगे 2 इंटू 13। अब 13 तो किसी की टेबल में आता नहीं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो, बाकी किसी से भी डिवाइड ना हो। ठीक है, उसको कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो 52 को क्या लिख दूं मैं, 52 को लिख दूंगा मैं 2 इंटू 2 इंटू 13, 2 इंटू 2 इंटू 13। अब एक बात बताओ, क्या एक बात बताओ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 36 और 52 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये 2 2, मतलब 4 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। भाई इसका फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 4, और इसका भी 4 है, तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 4। 4 इसका भी फैक्टर है और 4 इसका भी फैक्टर है, तो ये क्या हो गए कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब जैसे 2 इसका भी फैक्टर है और 2 इसका भी फैक्टर है, तो तुम HCF 2 नहीं कह सकते क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 4, तो HCF क्या हो गया 36 और 42 का 4। ठीक है, ये तो एक फैक्टराइजेशन वाला मेथड हो गया HCF निकालने का, और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक अलग टेक्निक है जिससे हम HCF निकाल सकते हैं। तो HCF का बेसिक मीनिंग समझाने के लिए मैंने ये मेथड बताया क्योंकि इस मेथड से फील आती है कि HCF क्या होता है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से HCF निकालो, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अलग टेक्निक है और ये अलग टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में हम सीखेंगे नहीं, हमको खेत नहीं जोतने, हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा HCF का फील ले लो कि HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको नोट डाउन करो तो हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की तरफ बढ़े। हाँ भाई, अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को एक एग्जांपल की मदद से। हमने 36 और 52 का पिछले ही मतलब स्लाइड में हमने क्या करा था, उसका HCF कैलकुलेट करा था, आया था 4, पर वो एक अलग टेक्निक थी, वो फैक्टराइजेशन वाली टेक्निक थी। अब हमने क्या करना है, हमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से 36 और 52 का HCF फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं तुम्हें एग्जांपल समझा देता हूं, फिर इन जनरल हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम कैसे यूज करते हैं उसकी स्टेप लिखा दूंगा। तो जब भी किसी दो नंबर का HCF निकालना हो इस मेथड से, एल्गोरिदम वाले मेथड से, तो क्या करेंगे, स्टेप 1 क्या होगी हमारी, 36 और 52 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो। ठीक है, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बिटवीन 36 एंड 52। 36 और 52 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती है कि अगर a को b से डिवाइड किया तो हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r क्या होगा 0 से बड़ा और b से छोटा। क्या होती है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे क्या होगा r जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, डिवाइड करो 52 को 36 से, a को b से डिवाइड करना है ना, तो ऑब्वियसली बड़े नंबर को ही डिवाइड करोगे छोटे नंबर से, तो डिवाइड करो। ये स्टेप 1 ही चल रही है ना, ये रफ में करना है डिवाइड वाला। तो जब डिवाइड किया कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम में। 1 टाइम में गया तो रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर आया मेरे पास 16। तो क्या लिख दूंगा मैं 52 को लिख दूंगा मैं 52 इक्वल्स टू 36 इंटू 1 प्लस 16।
ठीक है, 52 को लिख दिया मैंने 36 इंटू 1 प्लस 16, है ना। अब स्टेप सेकंड देखो क्या हुआ। अब भाई अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता ना, अगर मेरा रिमाइंडर 0 आ जाता तो ये 36 को मैं HCF कह देता, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मैं 36 और 16 में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दूंगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये टेक्निक है और टेक्निक तुम्हें फॉलो करनी पड़ेगी ना भाई। तुम YouTube पे कोई चीज बनाना सीखते हो, कार्ड बनाना सीखते हो या एटसेट्रा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाना सीखते हो, तो वो जो टेक्निक बताता है तुम उसको फॉलो करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। तुम ऐसा थोड़ी ना बोलते हो क्यों भाई साहब ऐसा क्यों कर दिया। तो सिमिलरली भाई साहब ये मैथ्स है, मैथ्स में भी कुछ टेक्निक्स है, तो उन टेक्निक्स को फॉलो करने के स्टेप्स है, तो वो स्टेप तुम्हें सीखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, वरना तुम उस टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकते। तो अब क्या करो, मेरा HCF सॉरी रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया है, तो डिवाइजर और रिमाइंडर में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा दो। लगाया भाई साहब, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई यूक्लिड्स, ये तुम्हें अच्छे से नहीं लिख रहा, डिवीजन लेमा बिटवीन 36 एंड 16, 36 और 16 में लगा दो। लगाया तो यहाँ पे डिवाइड रफ में करके देखो क्या करूं, 2 टाइम्स 32 4, रिमाइंडर क्या आ गया 4, तो क्या लिख दूंगा मैं 36 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 प्लस 4। भाई रिमाइंडर मेरा अभी भी 0 नहीं आया, और जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाता रहूंगा। और किस किस में लगाता रहूंगा, डिवाइजर और रिमाइंडर में, ठीक है। जब तक मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाता रहूंगा डिवाइजर और रिमाइंडर में। जिस पॉइंट पे मेरा रिमाइंडर हो गया 0, क्या जिस भी पॉइंट पे मेरा रिमाइंडर 0 हो गया उस पॉइंट पे मेरा डिवाइजर ही क्या बन जाएगा, मेरा HCF, ठीक है। तो अभी किस किस के बीच में लगाऊं मैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, 16 और 4 के बीच में। तो स्टेप 3 क्या हो गई मेरी, स्टेप 3 हो गई मेरी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा डैश 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 बिटवीन 4 एंड 16, 4 और 16 के बीच में लगाओ। तो क्या लिखूंगा मैं, 16 को लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 0, 16 को लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 प्लस 0। तो क्या मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस सिचुएशन में अब HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा मेरा 4, तो 4 इज अ HCF, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई भी 2 नंबर दे रखे, अगर लेट सपोज 2 नंबर दे रखे A और B, तो सबसे पहले तो हम A और B में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा A इक्वल्स टू BQ प्लस R। अगर वो रिमाइंडर 0 आता है तो उस केस में हमारा डिवाइजर ही क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिवाइजर ही हो जाएगा हमारा HCF। लेकिन अगर वो रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को आगे बढ़ाते जाना है। मतलब उस केस में हम रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में क्या लगाएंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा कि हमने यहाँ पे क्या करा, 36 और 16 के बीच में लगाया। अब हमने 36 और 16 के बीच में वापस लगाया तो हमें मिला 36 इक्वल्स टू 16 इंटू 2 प्लस 4, मतलब रिमाइंडर क्या आया, 4 आया। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो मेरा HCF हो जाता डिवाइजर, मतलब 16, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं था इसलिए मुझे वापिस से क्या लगाना पड़ा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। किस किस के बीच में, 16 और 4 के बीच में। अब 16 और 4 के बीच में जब मैंने वापस लगाया तो क्या लिखा, 16 इक्वल्स टू 4 इंटू 4 प्लस 0। अब मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है, क्या, अब मेरा रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो मैं क्या कहूंगा कि मेरा डिवाइजर ही क्या है, HCF, मतलब HCF क्या है, 4।
समझ में आ गया। और हमने 4 ही HCF निकाला था प्रीवियस टेक्निक से, मतलब हमारी ये टेक्निक भी एकदम सही है 100 गुना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, फिर मैं इसके जनरल स्टेप्स लिखा देता हूं। ठीक है, हाँ भाई, अब हम देखेंगे जनरल स्टेप्स। किस चीज की जनरल स्टेप्स? कि अगर हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं ए और बी, और हमें कह दिया कि भाई साहब इनका HCF फाइंड आउट करो, और वो भी यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम से, तो हम क्या स्टेप्स लिखेंगे? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगा देंगे। तो जब हमने लगाई तो हमें क्या मिला, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे r जो है 0 से बड़ा है और b से छोटा है। अगली स्टेप क्या होगी कि अगर मेरा रिमाइंडर 0 आया, अगर मेरी r की वैल्यू 0 है, तो HCF क्या हो जाएगा मेरा b, मतलब कि डिवाइजर। ठीक है, अगर मेरा रिमाइंडर 0 है तो HCF हो जाएगा मेरा डिवाइजर b। लेकिन अगर मेरी r की वैल्यू 0 नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, वापिस से यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाऊंगा। और अब किस में लगाऊंगा, अब मैं लगाऊंगा b और r में। किसमें? b और r में, मेरे डिवाइजर और रिमाइंडर में। चलो मैंने b और r में मैंने लगा दी, तो अब क्या होगा, अब मुझे वापिस से एक रिमाइंडर मिलेगा। अगर वो मेरा रिमाइंडर 0 है तो उस केस में क्या होगा, डिवाइजर मेरा क्या बन जाएगा, HCF। लेकिन अगर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है तो मैं वापिस से क्या लगाऊंगा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, और वो किसके बीच में लगाऊंगा, वापिस से डिवाइजर और रिमाइंडर के बीच में। और ये स्टेप मैं कंटिन्यू करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा। कब तक करता जाऊंगा, जब तक कि मेरा रिमाइंडर 0 नहीं है। जिस वक्त मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा डिवाइजर ही HCF बन जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो इन स्टेप को सबसे पहले एक बार लिख लेना, और इन स्टेप्स को इन स्टेप्स को लिखने के बाद वापिस से एक बार प्रीवियस एग्जांपल देखना। उस प्रीवियस एग्जांपल से तुम्हें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पक्का समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट? अगर डाउट है तो एक बार सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले तो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी में लिखो। कॉपी में लिखने के बाद पीछे जाओ और वो जो एग्जांपल तुम्हें सिखाया है वो पढ़ो एक बार। उसको पढ़ने के बाद अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में मेंशन करो, अपन वापस से समझा देंगे। बाकी आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी। आज के लेक्चर में हमने थ्योरी कंप्लीट कर ली है एक्सरसाइज 1.1 की। अब 4-5 एग्जाम्पल बचे हैं, वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक से पहले भाई अपन ने 10th क्लास चालू कर दिया। ठीक है, पहले मैंने 9th के कुछ चैप्टर्स कंप्लीट कराए, अब अपन ने 10th भी चालू कर दिए। अब 9th और 10th पैरेलल चलती रहेगी, लेकिन आप लोगों का प्यार थोड़ा कम मिल रहा है। ठीक है, सब्सक्राइबर थोड़े कम है, तो भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ तो मैं इसमें और ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगा, मैं 11वीं 12वीं भी लेके आऊंगा। ठीक है, तो आप टाइम बढ़ाते रहो, मैं धीरे धीरे सब लेके आऊंगा। कई लोग बोल रहे थे कि सर 10th नहीं आ रही, 9वीं पढ़ के बोर हो गए, सर प्रमोट हो गए 9वीं से 10वीं नहीं आ रही। आएगी भाई, सब आएगी, थोड़ा टाइम लगता है, नया चैनल है, ग्रो नहीं कर पा रहे, मनी नहीं आ रही भाई। ठीक है, तो वो काम करना बहुत मुश्किल होता है जिससे पैसा नहीं आ रहा, लेकिन अपन ने पैसे के लिए चालू किया भी नहीं था। ठीक है, अपन ने फ्री एजुकेशन बांटने के हिसाब से ही चालू किया था। तो धीरे धीरे सामान लाना पड़ता है, ट्राइपॉड लाना पड़ता है, सब कुछ लाना पड़ता है, और मैं खुद स्टूडेंट हूँ तो मुझे सेविंग्स करनी पड़ती है, उसके बाद सब कुछ आता है। टी शर्ट आ गई, ठीक है, तो भाई मेंशन कमेंट में ये भी बताना है कि टी शर्ट कैसी लगी आपको यार, बैग से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, मैथ्स विद गबरू, और लोगो कैसा लगा आपको। ठीक है, तो अब थोड़ा और प्रोफेशनली पढ़ाएंगे, धीरे धीरे अपन अच्छा करते जाएंगे। ठीक है, एट द एंड में जितना क्विक हो सके मैं उतना अच्छा करता जाऊंगा। प्रॉब्लम्स आती जाएगी लेकिन अपन फेस करते जाएंगे, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट अगर मिलेगा तो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होगी। आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो भी सॉल्व होगी। ठीक है, क्योंकि भाई ये तो अपन लॉन्ग टाइम तक चलाएंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सब कंप्लीट होगा। अब ये कंप्लीट होने में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन आप इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे
तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं जल्दी जल्दी वीडियोस लाऊंगा, तो जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। ठीक है, आपका सपोर्ट नहीं मिला तो भी मैं कंप्लीट तो करूंगा, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन कंप्लीट तो जरूर करेंगे क्योंकि भाई प्रॉमिस किया है। ठीक है, सब्सक्राइबर हो या ना हो, व्यूज हो या ना हो, लाइक हो या ना हो, अपन प्रमोशन बिना किए सारा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन क्लास ही अटेंड करिए, एंड तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय फ्रॉम मैथ्स विद गबरू।